हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जब हमने लास्ट कंसेप्ट किया था तो उसके अंदर हमने कवर की थी हमारी 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की थी उसमें एक तो आपकी थी एडिशन थ्योरम, एक आपकी थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड एक आपकी थी बेस थ्योरम। जिसमें से एडिशन थ्योरम हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर ली है, जिसके अंदर हमने निकाला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेसिस पर कि कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम में फाइंड आउट होती है। और सेकंड थिंग हमने जो की थी इसके अंदर वो की थी हमने क्या थिंग्स में कि और अगर लगता है इवेंट्स में तो हम क्या करते हैं एडिशन, और एंड अगर लगता है इवेंट्स में तो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम में एक थिंग और डिफरेंट है। वो क्या है? अगर हम देखें एडिशन थ्योरम में तो हमने बात की थी म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार गो थ्रू हो जाना तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की जब हम बात करते हैं हम वहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं। इंडिपेंडेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट की बात करते हैं और साथ में म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली भी आ जाता है। तो इस वीडियो में हम जो करेंगे वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में करेंगे। ठीक है, जो हमारा डिपेंडेंट इवेंट्स है वो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में चला जाता है और उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। फिर उसमें केस करेंगे म्यूचुअली एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स? इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होता है जिसके अक्कर होने से सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई फ़र्क या चॉइस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो या आप कह सकते हो ऐसा काम जो विद रिप्लेसमेंट करते। जैसे कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में आपकी 3 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं और आपने क्या किया 2 बॉल्स पिक करनी है 1 बाय 1, 1 के बाद नेक्स्ट। जब आपने फर्स्ट टाइम में बॉल निकाली तो वो क्या आनी चाहिए? वाइट आनी चाहिए। और जो सेकंड टाइम में निकालो वो आपकी क्या आनी चाहिए? ब्लैक आनी चाहिए। तो जो फर्स्ट टाइम में आप बॉल निकाल रहे हो उसके वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? कहते टोटल आउटकम 3 + 2 कितने हो गए? 5। और बॉल्स कितनी थी वाइट? 3। तो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5। अब अगर मैं ये कहती जो बॉल निकाल कर अपने पास रख ली तो सेकंड इवेंट डिपेंड हो गई उसके ऊपर, वो केस हम यहाँ नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, वो जो बॉल पिक करके देखी हमने कौन सी है, चेक करने के बाद हमने वापस उसी बॉक्स में डाल दी तो नंबर ऑफ बॉल्स भी उतना ही रह गया और वाइट भी उतनी ही रह गई। अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्या होनी चाहिए आपकी? ब्लैक। ब्लैक अब 4 में से नहीं 5 में से चूज होगी और ब्लैक कितनी है? 2। तो जो ये केस किया ये हमारा किस चीज़ का केस है? इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है। यानी कि एक के अक्कर होने का दूसरे के अक्कर होने पर फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसमें कैसे यूज़ होगा? जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो वहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी अलग से रखे हैं, तो वहाँ आपको एक कंसेप्ट पहले बताकर फिर ये सारा काम करेंगे। नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाइड इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और यहाँ पर मैंने जो लिए हैं वो लिए हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो लिए हैं आपने उसके अंदर केस 1 देखो। अगर आपके 2 इवेंट्स हैं तो आपने अभी तक एडिशन थ्योरम किया था और के केस में, अब एंड का केस लगेगा तो पहले जैसे वहाँ करते थे प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की निकाल ली अलग से, प्रोबेबिलिटी बी इवेंट निकाल ली, फिर हम क्या करते थे और देखते थे तो प्लस कर देते थे। यहाँ क्या मिलेगा आपको? एंड। तो आप इनको क्या कर देंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 इवेंट्स होंगे तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इवेंट्स होंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल सिंपल चीज़ है ये। लेकिन कब? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस होगा। ठीक है,
देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, अ कॉइन इज टोस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या किया हमने, कॉइन को टोस किया। तो 3 टाइम के 3 इवेंट बना लेते हैं हम यहाँ पर। 3 टाइम के जब 3 इवेंट बनाएंगे तो इवेंट नंबर 1 को ए नाम दे रही हूँ, इवेंट नंबर 2 को बी नाम दे रही हूँ और इवेंट नंबर 3 को सी नाम दे रही हूँ। कहते क्या किया मैंने, कॉइन को 3 बार टॉसिंग की। ये फर्स्ट टॉसिंग का रिजल्ट, ये सेकंड का और ये थर्ड का। क्या आना चाहिए, तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, तीनों पे हेड आने की। एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम आते हैं, टोटल हेड या टेल, यानी कि 2 आते हैं और उसमें से हेड आने का चांस कितना है, 1। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम उछाला होगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कहते 2 में से एक ही चांस था। सिमिलरली जब सेकंड कॉइन उछाला होगा तब भी 2 में से कितना था, 1 ही था। और फिर जब थर्ड उछाला होगा तब भी उसमें 2 में से कितना था, 1 था। अब तीनों कॉइन को साथ निकालना है और इंडिपेंडेंट है कि पहले वाले पे अगर हेड आ गया होगा तो दूसरे पे हेड और टेल आने के इक्वल चांसेस बचे हुए हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा ए इवेंट का बी इवेंट के ऊपर। कैसे निकलेगा, हमें निकालना है पी ऑफ ए नॉट और, इधर क्या आएगा, एंड बी एंड सी। तो जो आपने पी ऑफ ए निकाला था मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ बी से और मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ सी से, क्योंकि ये इवेंट कितने हैं, 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अगर आप इसको सिंपल तरीके से करते तो ऐसे हो जाता, जब भी आप 3 कॉइन को टॉस करते हो और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम नहीं लगाना चाहते तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकलेंगे। अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो कितने होते हैं, 2 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 2 और अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं तो 2 रेज़ टू द पावर 3। टोटल आउटकम कितने बनकर आए, 8। यहाँ सैम्पल स्पेस बनाकर दिखा देती हूँ इसका कैसे रहेगा आपका। या तो तीनों कॉइन्स पे हेड आया होगा या तीनों कॉइन्स पे टेल आया होगा, ठीक है। या फिर पहले 2 पर हेड आकर थर्ड पे टेल आ गया होगा, या फिर पहले पे हेड सेकंड पे टेल थर्ड पे हेड आ गया होगा, या फिर फर्स्ट पे टेल बाकी दोनों पर क्या आ गया होगा, हेड आ गया होगा, या फिर 2 पर टेल आकर हेड आ गया, या फिर टेल हेड टेल आ गया, या फिर हेड टेल टेल आ गया। काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 सैम्पल स्पेस भी बना दिए। अब इनमें तीनों एच आने के केस कितने थे, सिर्फ एक। 8 में से 1 वही हमने मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम से निकालते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो केस है वो है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर द अनदर। एक के बाद दूसरा निकालना है। देखो क्या लिखा है, विद रिप्लेसमेंट। मैंने उधर बात की थी, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो क्या बन जाएगा, ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, तो कंडीशनल में चली जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में निकाल रहे हैं। 52 कार्ड्स तो मेरे पास n हो गया, उसमें से 2 कार्ड्स मुझे ड्रॉ करने हैं, दोनों के दोनों किंग हो। पहले मैं ए केस निकाल लेती हूँ। ए केस में ये 52 कार्ड्स है मेरे पास, इसमें से किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहते हैं 52 में से 4 किंग्स होते हैं, तो 4/52 है। डन। फिर यहाँ पर वर्ड लिख दिया विद रिप्लेसमेंट, यानी कि वो चेक करके हमने वापस उस पैक में रख दिया। अगर उस पैक में वापस रख दिया तो वो वापस से कितने कार्ड्स बन गए, 52। नहीं रखते तो कितने होते, 51, ठीक है। अभी तो टोटल में वो कितने रह गए, 52। फिर जब हम सेकेंड टाइम फिर से कार्ड निकालेंगे तो इवेंट बी नाम दे दिया। अब भी 52 कार्ड में से ही निकाल रहे हैं और अब भी किसको चेक कर रहे हैं, किंग को। किंग कितने हो गए, 4 फिर से हो गए होंगे। अब 4 में से कोई भी एक आ जाए तो वो मेरी क्या हो जाएगी, किंग आने की प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या कह रहा है, दोनों कार्ड निकालने ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग्स और 1 आफ्टर अनदर था। तो क्या करेंगे, जो ए इवेंट है और जो बी इवेंट है उनको कैसे रख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव में रख देंगे, क्योंकि किंग एंड किंग, 2 किंग को क्या लिख सकती हूँ, किंग एंड किंग, ठीक है। क्या लिख सकती हूँ, किंग एंड किंग। तो यहाँ पर 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52
52, इट इज़ 1/13 और 1/13। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केस क्या हो जाएगा, 1/169। ये आपके क्या रहेंगे, दोनों के दोनों कार्ड किंग आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। डन है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। 100 स्टूडेंट्स हैं तो n कितना हो गया हमारे पास, 100। उसमें से कह रहा है गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, 25 हैं, एंड 75 आर बॉयज़। बॉयज़ का नंबर कितना है, 75। फिर कह रहा है 10 ऑफ देम आर रिच। रिच जो हैं उनमें से वो कितने हैं, 10, एंड रिमेनिंग आर पुअर। तो 90 पुअर हो गए। पुअर कितने हो गए, 90। टोटल में से बात करें, 20 ऑफ देम आर ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन। फेयर कॉम्प्लेक्शन के कितने मिले आपको, 20। अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या सिलेक्ट होने की निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ सेलेक्टिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल। 3 चीजें पूछ ली इसने एक साथ, कि जो सिलेक्शन हो वो एक गर्ल होनी चाहिए, वो भी रिच होनी चाहिए, और वो भी फेयर कॉम्प्लेक्शन की होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल, तो एंड है ये, फेयर भी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, और का मतलब ही हिंदी वाला और है, एंड रिच होनी चाहिए एंड गर्ल होनी चाहिए। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन 100 में से कितने केसेस हैं, 20। कहते हैं रिच आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, रिच है 100 में से 10। और कहते हैं कि गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कहते हैं गर्ल है 100 में से 25। तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 25/100। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल इस तरीके से निकल आएगा। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 1/5, इट इज़ 1/10 एंड इट इज़ 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/200। ये आपका सिलेक्शन का ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज दैट इट इज 11 to 5 अगेंस्ट अ पर्सन A is now 38 years of age living till he is 73। पहले A पर्सन की बात कर लेते हैं। A एक पर्सन है, 11 to 5 अगेंस्ट है। अगेंस्ट का मतलब क्या है, जो पहले वाला है वो इसके क्या है, अगेंस्ट है, लाइफ रहने के यानी कि डाई होने के फेवर में है, और लिविंग रहने के अगेंस्ट है। कितना, 11:5। तो यानी कि अगर मैं बात करूं 11 + 5 मेरे टोटल आउटकम बनेगा, नीचे 16 डिनोमिनेटर रहेगा। 11 अगेंस्ट है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि किस फॉर्म में निकालेंगे, सिर्फ मैंने भी टोटल रखा है। सिमिलरली बी केस का देखते हैं। बी में 5:3 5:3 यानी कि टोटल 8 रहेगा डिनोमिनेटर में। केस है कि पर्सन बी जो कि अब 43 ईयर्स का है वो 78 ईयर्स तक जिएगा। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वे आज से 35 साल बाद मर जाएंगे। हेंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट बोथ विल डाई 35 ईयर्स हेंस। आज से 35 साल में वो मर जाए, इसकी क्या निकालनी प्रोबेबिलिटी। ये लिविंग की दी हुई है और लिविंग के अगेंस्ट दी हुई है, तो अपने आप ही डाई की दी हुई है फर्स्ट नंबर पे। अरे समझ में, अगर यहाँ अगेंस्ट की जगह क्या दिया होता, फेवर, तो हमें बाद वाली अगेंस्ट की लेनी पड़ती, फर्स्ट वन वाली फेवर की लेनी पड़ती। अभी अगेंस्ट दी है तो पहली वाली अगेंस्ट ही चल रही है, मुझे आंसर भी अगेंस्ट में ही निकालना है, तो मैं डायरेक्टली ले लूँगी क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ऑफ ए इन 35 सालों में मर जाएगा क्योंकि जीने के अगेंस्ट है। ठीक है, कितना, 16 में से 11। ऐसी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 35 ईयर्स में डेथ हो जाएगी उसकी भी, तो वो क्या है 8 में से 5, दोनों अगेंस्ट है लिविंग के, दोनों की निकाल ली। तो ए एंड बी की कैसे निकलेगी, एक साथ है ना दोनों की, ए एंड बी की कैसे निकलेगी,
11/16 इंटू 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो था हमारा कंसेप्ट, क्या चीज़, इंडिपेंडेंट इवेंट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस का। अब जो हम करेंगे वो करेंगे जब इवेंट्स तो इंडिपेंडेंट ही है बट केसेस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाएंगे, यानी कि एक से ज़्यादा केसेस भी हैपन हो सकते हैं। बट मैं इसके लिए दो कंसेप्ट पहले ही बता देती हूँ। एक आपने बहुत बार पढ़ा होगा एट मोस्ट, और एक आपने पढ़ा होगा एट लीस्ट। एट मोस्ट और एट लीस्ट में केसेस बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम से मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम आप कितना तक भी ले सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना तो होना ही चाहिए, मिनिमम 0 भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एट लीस्ट फ्लोर डिसाइड करता है मेरा, क्या, फ्लोर, और एट मोस्ट मेरी सीलिंग डिसाइड कर देता है कि इससे ऊपर नहीं जाना, और ये कह रहा है इससे नीचे नहीं जाना। ठीक है, तो जब हम ये केसेस बनाते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं एक चीज़ की बात करती हूँ, ये मेरा एक टारगेट है और मैंने ए, बी और सी इन तीनों पर्सन को ये टारगेट अचीव करने के लिए दिया हुआ है, और मैंने कह दिया टारगेट अचीव होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी निकालो क्या, कि टारगेट अचीव होना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं कहा कि किसने किया, तो यानी कि अगर ये कर देगा तो भी मेरा काम हो गया, अगर ये कर देगा तो भी मेरा काम हो गया, अगर ये कर देगा तो भी मेरा काम हो गया, इन दो ने कर दिया तो भी हो जाएगा, इन दो ने कर दिया तो भी हो जाएगा, इन दो ने कर दिया तो भी हो जाएगा, और तीनों कर देंगे तो भी हो जाएगा। मेरा पर्पस तो सोल्व हो गया कि टारगेट अचीव हो गया। तो मेरे तो बहुत सारे केसेस हो गए, तो इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि ए ने कर दिया तो मैं बी का काउंट नहीं करूँगी, या फिर मैंने ये नहीं कहा कि तीनों करेंगे तभी होगा। इट मीन्स मैंने एटलीस्ट मोमेंट लगा दिया, या एटलीस्ट नहीं लगाया तो टारगेट में केसेस बन गए, और जब इस टाइप से केसेस बन जाते हैं तब हम कहते हैं कि कॉमन चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में चली जाती है। तो अगर आपको हैपनिंग निकालनी हो इन चीज़ों में, तो जो तरीका इसको बिल्कुल रिजेक्ट करता है ना, वो 1 में से लेस कर दो, क्योंकि हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। अगर 1 में से किसी चीज़ के बिल्कुल ना होने की लेस कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट तो होने की ही आएगी, और होने की लेस कर दोगे तो, अगर होने की लेस कर दोगे तो ना होने की आ जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसी में गिवन है। देखो, 1 में से अगर नॉन हैपनिंग की लेस कर दी तो हैपनिंग आ गई। अगर मैं रिवर्स रखूं, इसको यहाँ ले आऊं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको इसकी प्लेस पे यहाँ ले आऊं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नॉन हैपनिंग कैसे आ जाएगी, हैपनिंग की लेस कर दो। एक बार भी हैपनिंग की लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, नॉन हैपनिंग की आ जाएगी। इसको देखेंगे विद एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स की जो कि 3 स्टूडेंट को दी गई थी। ए को, बी को और सी को कहा था कि आप इसको सॉल्व करके आएंगे। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट, जिसको सॉल्व करने के चांसेस क्या थे, ए के, ए उसको सॉल्व कर दे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय ए आधा चांस था, 50% चांस था कि वो सॉल्व कर देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय बी कितना था, 1/3 था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग बाय सी कितना था, 1/4 था। गिवन है ये चीज़ें। बट इज द प्रोबेबिलिटी डैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या चांसेस लेने हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो चाहे ए कर दे, ये दोनों ना करें, इस हिसाब से तो केसेस बहुत सारे बन जाएंगे। तो अगर मैं तीनों के ना होने की 1 में से लेस कर दूं तो मेरा इजी हो जाता है क्वेश्चन। बट मैं एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करा देती हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से निकालो तो केसेस देखो क्या बनेंगे। ए ने तो सॉल्व कर दी, इसके तो सॉल्व करने की ले लो, बी के और सी के नोट सॉल्व की, छोटा सा कराऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। इसी तरीके से ए के सॉल्व होने की ले लो, बी के ना लो, सी ने भी कर दिया। एक बार ए को रख ही रही हूँ कि उसने कर ही दिया सॉल्व, ठीक है। फिर इस तरीके से बी ने भी कर दिया और सी ने भी कर दिया।
बन गए एक एक केसेस। इसी तरीके से बी से बनाओगे, फिर सी से बनाओगे, लेंथी हो जाएगा। क्या करती हूँ, प्रॉब्लम ना सॉल्व होने का ही निकाल लेती हूँ कि ए ना सॉल्व करे इसके कितने चांसेस हैं, हाफ, क्योंकि हाफ में से हाफ ही रहेगा, 1 में से गया तो। बी सॉल्व ना करे कितने हैं, कहते हैं 1 में से इसको लेस कर दो। क्या कर दो, 1 में से इसको लेस कर दो। एलसीएम कितना आया, 3, 3 - 1 2/3। सी सॉल्व ना करे इसके कितने चांसेस है, कहते हैं 1 - 1/4, 4 एलसीएम, 4 - 1/4 इट इज़ 3/4। ये किसी ने भी सॉल्व नहीं किया, उसकी निकाल लो पहले। क्या निकाल लो, आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ना ए ने सॉल्व किया, ना बी ने सॉल्व किया, और ना ही सी ने सॉल्व किया। जब आप इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उसको 1 में से लेस कर देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं इसको क्लैरिटी से कर रही हूँ। क्या किया मैंने, ना सॉल्व होने की निकाली थी ना, तो देखो 1 माइनस में ए ने सॉल्व नहीं किया था, कितनी थी, हाफ। अगर सॉल्व किया तो हाफ, नॉट सॉल्व की है। बी के सॉल्व की 1/3 है तो 2/3 नॉट सॉल्व की है। सी के 1/4 सॉल्व की है तो 3/4 नॉट सॉल्व की है। जो इसमें से कॉमन पोर्शन थे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वो कट गए, 1 - 1/4 बचा। तो जो क्वेश्चन में आंसर आया वो आएगा आपका 3/4। ये है कि क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, डजेंट मैटर तीनों ने किया, 2 ने किया या अकेले ने किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो कि 6 एटलीस्ट एक बार तो आ ही जाए विद द सिंगल डाइस। देखो 6 थ्रो कर रहे हो, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 6 आए एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। ज़्यादा का डिसाइड नहीं किया, लेकिन एक बार आना ज़रूरी है। इन 6 थ्रो विद द सिंगल डाइस, एक ही डाइस को 6 बार उछाल रहे हो, कह रहे एक बार तो कम से कम 6 आ ही जाए। तो कम से कम का है, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी आ सकता है, सब पे भी आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार भी ना आने की 1 में से क्या कर देंगे, लेस। क्या कर देंगे कि 6 की 6 बार में एक बार भी नहीं आया, उसको 1 में से लेस। तो हमने 6 ट्राई किए थे ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायल 6 के नोट की निकालेंगे। नोट के लिए क्या लगा देते हैं, बार। लास्ट क्वेश्चन में भी लगाया था हमने, क्या लगा देते हैं, बार। तो क्या कह रहे हैं, 6 डाइस में से, यहाँ पर देखेंगे 6 डाइस में से हर एक नंबर एक एक बार होता है, तो 6 आने की कितनी है, 1/6। ठीक है, 6 आने की कितनी है, 1/6। एक ही केस था। लेकिन अगर मैं कहती हूँ नोट कमिंग, तो बाकी के 5 नंबर में से कुछ भी आ जाए, मेरा 6 नहीं होगा ना। तो मुझे नोट कमिंग निकालनी है हर केस में। पहले नोट कमिंग निकाल ली, 5/6 इंटू 5/6, फिर से 5/6। इस तरीके से हर एक में 5/6 क्या आ जाएगा कि एक बार भी किसी भी डाइस पर 6 नहीं आया। इनको आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 में से इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास एटलीस्ट 1 की आ जाएगी। देखो ये है नॉट हैपनिंग की, कि एक बार भी नहीं आया। अगर मैं इसको 1 में से लेस कर दूं तो कम से कम एक बार वाला केस आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 1 - 5/6 की पावर 6। ठीक है, सॉल्व करना चाहो तो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो वो आप अपना कैलकुलेटर यूज़ करके या जैसे भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो आएगा आपका वो आ जाएगा एटलीस्ट 1 का केस। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास अ हस्बैंड एंड अ वाइफ। एक हस्बैंड और एक वाइफ इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यू में 2 वैकेंसीज हैं। सेम पोस्ट की 2 वैकेंसीज है भी, और हस्बैंड भी गया और वाइफ भी गई है। प्रोबेबिलिटी है कि हस्बैंड के सिलेक्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड 7 में से 1 चांसेस, और जो प्रोबेबिलिटी है वाइफ के सिलेक्शन की वो कितनी है, 5 में से 1 चांसेस। बट इज द प्रोबेबिलिटी, कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि कम से कम एक का सिलेक्शन तो हो ही जाए। वैसे तो पोस्ट 2 थी, वैसे तो पोस्ट 2 हैं, तो दोनों का हो सकता है। बट ये जो पूछ रहा है वो ये है कि कम से कम एक का सिलेक्शन तो हो ही जाए। अगर कम से कम एक का हो जाए तो दोनों में से एक का भी ना होने का पहले निकाल लेते हैं।
तो हस्बैंड का ना होने का सिलेक्शन कितना हो जाएगा, 1 में से 1/7 लेस करके 6/7, और वाइफ का कितना हो जाएगा, 1 में से 1/5 लेस करके 4/5। ये नोट का, ठीक है। अब मैंने दोनों चीज़ें निकाल के रख ली, जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछे वैसे वैसे हम निकाल देंगे। एटलीस्ट 1 की बात की तो दोनों के नोट के मल्टीप्लाई करके 1 में से लेस कर देंगे, तो पार्ट 1 में क्या होगा, 1 माइनस नोट सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड एंड नोट सिलेक्शन ऑफ वाइफ की मल्टीप्लीकेशन को क्या कर देंगे, लेस। सोल्व करके आ जाएगा आपका ये। सेकंड देखो क्या कह रहा है, बोथ ऑफ देम विल सिलेक्टेड, बिल्कुल सिंपल है। एक के सिलेक्शन की 1/7 है, दूसरे की 1/5 है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही आपका है। थर्ड केस में कह रहा है एक भी सिलेक्ट ना हो तो जो मैंने दोनों के नोट सिलेक्शन की है वो क्या कर दूंगी, लेस कर दूंगी। क्या कर दूंगी, दोनों के नोट सिलेक्शन की यहां पर मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, जो ये आपकी नोट वाली थी। क्लियर है, आंसर निकाल लेंगे आप। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, 3 शिप्स हैं ABC, वो क्या चली है इंडिया से इंग्लैंड के लिए। अब देखो ओड्स इन फेवर, क्या दिया हुआ है, फेवर। फेवर में अब पहले वाला फेवर का है, लास्ट वाला अगेंस्ट का, यानी कि रेशो की जो फर्स्ट वाली डिजिट है वो फेवर की है, बाद वाली डिजिट किसकी है, आपकी अगेंस्ट की है। सेफली आपकी फर्स्ट शिप अराइज हो जाती है, शिप A, उसके चांसेस कितने हैं, नीचे टोटल रखते हैं, पिछले वाले में बताया था रेशो में, और ऊपर जो फर्स्ट नंबर है उसको रखते हैं। B शिप ऐसे हो जाएगी, उसका कितना है, 4 + 8 डिनोमिनेटर में एंड 4 ऊपर, और C के फेवर में चांसेस कितने हैं सेफली पहुंचने के, 5 + 11 नीचे और 5 ऊपर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट दे ऑल अराइव सेफली, तीनों ही सेफली पहुंच जाए। तो तीनों के सेफली पहुंचने के पहले प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी 3/10 हो गई, इसकी 4/12 हो गई, इसकी 5/16 हो गई। क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, सिंपल है कि A एंड B एंड C तीनों ही पहुंच जाए, तो 3/10 इंटू 4/12 इंटू 5/16। इसमें आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं लगा। इसको सोल्व कर सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 3, जो भी आपका सोल्व करो, आंसर निकालो, और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा वो फाइनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम नेक्स्ट कंसेप्ट में करेंगे, अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।